बच्चा पार्टी, हेलो माय रैशनल इकोनॉमिस्ट, कैसे हैं आप सब। तो हम आ गए हैं आपके साथ शिखर बैच लेके। कौन सा बैच भाई? शिखर बैच, जो पहुंचाएगा आपको शिखर तक। तो ये है हमारा शिखर 2.0। 2.0 मतलब पिछली साल भी हमने ये शिखर बैच किया था आपके साथ लाइव, और इस बार हम आ गए हैं आपके साथ रिकॉर्डेड वर्जन लेके। भाई बहुत आप लोगों ने कहा कि हमें रिकॉर्डेड वर्जन में दे दीजिए, हम बिल्कुल उसे आराम से अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से देखेंगे। तो ये रहा आपका शिखर बैच कॉमर्स के लिए। किसके लिए भाई? कॉमर्स के लिए। कौन से बच्चे जो अपना बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे, राइट, उनके लिए है ये शिखर बैच। ठीक है, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर मिस कोमल। ठीक है, तो मेरा और आपका सफर आज से शुरू होगा। हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स आज से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या आता है? भाई हमारे कुल मिला के 5 यूनिट है जो हमने सिलेबस वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो आज हम लेके चल रहे हैं अपना यूनिट 1। ठीक है भाई, यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे मैम? हम क्या पढ़ेंगे यूनिट 1 में? यूनिट 1 है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है भाई, कितने मार्क्स का चैप्टर है भाई? ये 10 से 12 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर सब आ जाते हैं। ठीक है, 1 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी आने को सारे ही आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास में भाई सीधी सी बात है, मैं और आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो भाई किसी भी चीज की शुरुआत तो इंट्रोडक्शन से ही होगी। क्लास 11 में आपने क्या पढ़ा? मैम मुझे तो याद ही नहीं क्या पढ़ा। नहीं बेटा, मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा आप सिलेबस याद कर लो, लेकिन आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। जी हाँ, आपने छोटी छोटी बातें समझ ली है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आपने स्टैटिस्टिक्स समझी है। क्या समझी है? स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपने मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ करके आ गए कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे आज हम? भाई हमें जो क्लास 12 में है, हमें क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 नेशनल इनकम, और वहां से इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई नो कि आपको मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस पता है, लेकिन हम कुछ नए अंदाज में पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं? तो आपका सबसे पहले आ जाएगा जवाब स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। भाई आपकी बिल्कुल बात सही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करने पे, मतलब मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। जी हाँ, हम जानते हैं, जो कि आया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, वो भी हमको पता है, जिसका मीनिंग है लार्ज। ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्या है भाई? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड, स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। तो मिलके ये क्या हो गया? ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तो ट्रेडिशनल सी बात होगी, लेकिन थोड़े नए तरीके से अगर हम इसे बोलें तो क्या है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स? भाई देखो, जब हम छोटे छोटे इंडिविजुअल्स की बात करते हैं ना भाई, सारे एक कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर, एक इकोनॉमिक एजेंट और सारे इकोनॉमिक एजेंट। जब हम सारे इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करें तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? मैं इसे कह सकती हूँ, क्या कह दूं भाई? स्टडी ऑफ, क्या कह दूं मैं इसे? स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स। ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स बिल्कुल कह सकती हूँ मैं, स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स। मैं इसे कह सकती हूँ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। बिल्कुल हम इसको स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स भी बोल सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमी
एज अ होल। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमें बता रही हैं। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही हैं यानी, तो बेटा देखो, अगर आप आउटपुट की बात कर रहे हो, आप प्राइस लेवल की बात कर रहे हो, प्राइस नहीं बोल रही हूँ, प्राइस लेवल, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चर्चा हम कहाँ करते हैं? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये सारी चर्चा हम कहाँ कर रहे हैं? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं भाई। लेकिन अभी भी ये बात है कि माइक्रो और मैक्रो को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई सारे इंडिविजुअल्स का बिहेवियर अलग अलग तो जाके स्टडी नहीं करूंगी भाई, जो एक करता है वही सब करते हैं, जो एक करता है वही सब करते। कैसे मैम, कैसे, क्यों बता रहे हो ऐसा? भाई देखो, मुझे पता है कि अगर फूड की डिमांड बढ़ जाए, फूड की डिमांड बढ़ गई, तो जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है एक फार्मर, ठीक है, फार्मर, पहले मैं इसको सिंगुलर ले रही हूं, फार्मर, ठीक है, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये कौन सी बात हो गई? तो बेटा ये तो हमारी माइक्रो की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई है? ये हमारी माइक्रो की बात हो गई, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन अगर मैं ये सेम केस ले लूं कि फूड की डिमांड बढ़ी है, मैं सेम केस ले रही हूं, फूड की डिमांड जो है वो बढ़ी है, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास प्लूरल हो गया, अब मेरे पास फार्मर्स हो गए हैं, यानी ये प्लूरल हो गया। तो फार्मर्स सारे के सारे अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सारे के सारे अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो क्या सबका प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं, यहाँ पे तो प्राइस ऑफ फूड क्रॉप ही गिर जाएगा, क्योंकि फिर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई हो जाने के कारण फिर क्या होगा? प्राइस गिरेगा और प्रॉफिट भी गिरेगा। तो देखो, माइक्रो पढ़ने में कुछ अलग रिजल्ट मिल गया, मैक्रो के अंदर कुछ अलग रिजल्ट मिल गया। इसीलिए दोनों ब्रांचेस को अलग करके हमने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। डेफिनेशन पे हमने फोकस कर लिया, डेफिनेशन क्या है, रीजन क्या है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, अब बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आया कहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स? भाई बात तो करनी पड़ेगी कि क्यों पैदा हो गया, ठीक है, क्यों पैदा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये है जे.एम. कीन्स की देन, जे.एम. कीन्स की देन है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे भाई, कैसे भाई? पहले चल रहे थे दो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन कौन से थे वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? एक था क्लासिकल, एक था क्लासिकल और एक किनीशियन, ठीक है, किनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई क्लासिकल वालों ने ना तबाही मचा दी। क्या मचा दी? तबाही, ठीक है। किस तरह की तबाही? उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमी जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगी। उन्होंने बोला इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी सारे रिसोर्स एम्प्लॉयड रहेंगे, किसी को दुख तकलीफ नहीं है। जैसे सतयुग की बात नहीं हो रही, राम भगवान और कृष्ण भगवान का समय है, सब हो रहा है, चलेगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात कह गए कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। फिर कह गए कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। भाई आप प्रोड्यूस कर दो, अपने आप जो है वो सप्लाई हो जाएगी। प्लस उन्होंने ये भी बोल दिया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। भाई इतनी सारी बातें बोल दी तो उसका नुकसान उसका फायदा, नुकसान दोनों है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये सारी थ्योरीज तो उनकी चली नहीं, तो उसके वजह से क्या हो गया? बम फूट गया। क्या हुआ? एक
बम फूटा। कहाँ बम फूटा भाई? उस समय की बात है। किस समय की बात है ये? 1929। कब की बात है ये? ये 1929 और 1930s की बात है। तब तक आप जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरह जान रहे थे। कैसे जान रहे थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरह। तो 1929-30s में ऐसा क्या बीता भाई? बताओ बताओ बताओ, अरे कमेंट करके ही बता दो। ऐसा क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हो गई? तो आया था ग्रेट बम यानी ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन में इकोनॉमी हो गई ध्वस्त, ठीक है। ध्वस्त मतलब बर्बाद, डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कहां हुआ ग्रेट डिप्रेशन बेटा? अमेरिका। अमेरिका भाई बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है अमेरिका, ठीक है। स्पेशली नॉर्थ अमेरिका ज्यादा अफेक्टेड था और थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूरोपियन नेशंस का भी थोड़ा सा पार्ट जो था इफेक्टेड था, लेकिन मेजरली हिट किसको हुआ था? अमेरिकन्स को। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ होगा ग्रेट डिप्रेशन में? बात करते। तो भाई जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो गवर्नमेंट बोले भाई कुछ तो बता दो। तो ये जितने भी क्लासिकल स्कूल वाले थे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए, भाई हमें ना पता। जैसे यहाँ पे ये जो है सप्लाई क्रिएट्स, ये किसने बोला? ये एक सेज लॉ बोलते हैं यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? सेज लॉ। तो एक से नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने बोला, सबने हाथ खड़े कर लिए। सॉरी हमको तो नहीं पता कि इकोनॉमी को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर कैसे निकालें। अब भाई इकोनॉमी को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मिस्टर जॉन मेनार्ड कीन्स जो है वो आ गए। उन्होंने बोला भाई मेरी सुन लो, मैं बचा लूंगा, आई नो द सोल्यूशन। मैंने कहा ठीक है भाई आप बता दीजिए सोल्यूशन। तो उन्होंने कुछ सोल्यूशन बताया और ग्रेट डिप्रेशन से इकोनॉमी आ गई बाहर, ठीक है। तो भाई कीन्स ने क्या सोल्यूशन बताए, कैसे हुआ ग्रेट डिप्रेशन से इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी बाहर? तो आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो भाई अब आए ग्रेट डिप्रेशन। ये जो ग्रेट वर्ड देखिए, ग्रेट डिप्रेशन बहुत ही इकोनॉमिक्स की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट था, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ भाई? लो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, नो जॉब्स, और जिनके पास जॉब्स थी दे वर बीइंग फायर्ड। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही इकोनॉमी में, नहीं, ठीक है। नो न्यू इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी घटनाएं एक ही साथ होना, ठीक है। इनकम नहीं होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, जॉब्स नहीं होना, इन्वेस्टमेंट नहीं होना, ये सारी आपकी इकोनॉमी को शैटर्ड कर देती है, इकोनॉमी का डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचने का जो तरीका है, हाउ टू सेव योर इकोनॉमी फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन या डिप्रेशन वाली स्थिति में कैसे बचेंगे, तो उसका है भैया सरकार को बुलाओ, गवर्नमेंट को बुलाओ, गवर्नमेंट से इंटरवेंशन कराओ। तो क्या है भाई, किसको कॉल आउट करेंगे? वी नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या चाहिए? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बात बन जाएगी? अरे बात बनेगी नहीं, लेकिन बात संभल तो जाएगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में क्या होगा? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो सोशल मोटिव का होगा, प्रॉफिट मोटिव का नहीं होगा। और गवर्नमेंट कोशिश करेगी इकोनॉमी को पुल आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो कीन्स अंकल ने क्या क्या बातें बोली? तो कीन्स अंकल ने, जो कि आपके किनीशियल स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, कीन्स अंकल ने क्या क्या बातें बोली है? कीन्स अंकल जी, तो उन्होंने बोला भाई फुल एम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, कभी कभी रेयरली हो गया, लेकिन इकोनॉमी जो है
कैन बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हो सकती है। कब हो सकती है भाई? वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकती है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकती है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकती है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकती है, और वो ओवर एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकती है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ हर टाइम पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी हर जिसको जॉब चाहिए सब जॉब में है, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। थोड़ा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा होता है। तो ये जो पूरा एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर जो आप मेरे साथ, जब आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी तो आप एक और चैप्टर मेरे साथ पढ़ोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वहां हम और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गई कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में, ओवर एम्प्लॉयमेंट में। फिर उन्होंने बोला कि भैया जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड है वो कतई बकवास है, होना ये चाहिए दैट डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। ठीक है, जो डिमांड है वो अपनी सप्लाई बनाएगा, सप्लाई डिमांड नहीं बनाता। फिर उन्होंने और क्या बोला भाई? गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो चाहिए। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात बताई, बहुत ही सुंदर, कि शॉर्ट रन में सप्लाई जो है वो इलास्टिक है। क्या है इलास्टिक? आप इलास्टिसिटी पढ़ के आए हो। क्या है? शॉर्ट रन में सप्लाई जो है वो इलास्टिक है, लेकिन लॉन्ग रन में हम बात करें तो सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, फिर से चलिए, शॉर्ट रन में सप्लाई इलास्टिक है, लेकिन लॉन्ग रन में जब रिसोर्सेस फुल्ली एम्प्लॉयड है ना, तब हमारी जो सप्लाई है वो हो जाएगी इनइलास्टिक। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई, जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ यूएस, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, वो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आई और फिर बन गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये है हमारी कहानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहां से, गिरा कहां से, टपका कहां से। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ गए, कहां से आया वो भी समझ गए। ठीक है, नाउ लेट मी वेलकम यू टू अ न्यू टॉपिक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखो, हम ना बिल्कुल ब्रेक करके चल रहे हैं, एक एक चीज आपको टॉपिक वाइज की, यहां से यहां तक एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं आपके फर्स्ट यूनिट में, जो है इंटरमीडिएट गुड वर्सेस फाइनल गुड। तो अब चलिए इसकी भी कहानी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो भाई गुड्स की बात कर रहे हैं, तो गुड्स की बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो कई तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किया जाता है। हम कैसे कर रहे हैं, सवाल तो ये उठता है। हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन उसके एंड यूज को देख के। किसको देख के? उसके एंड यूज को देख के। तो एंड में जो यूज होगा उसके हिसाब से जो गुड्स को कितनी तरह में, टाइप में बांटा गया है। भाई बांटा गया है 2 टाइप में। ठीक है, आपने शब्द पहले भी सुने हैं ये, लेकिन आज हम कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, वो करेंगे। ठीक है, तो भाई एंड यूज, आखिरी में यूज। ठीक है, तो आखिरी में यूज के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया है इंटरमीडिएट गुड में। किस में डिवाइड किया भाई? इंटरमीडिएट गुड्स में, और डिवाइड कर दिया है फाइनल गुड्स में। और कैसे डिवाइड किया है? फाइनल गुड्स में। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट गुड मतलब बीच में कहीं लटकता हुआ गुड। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में कहीं लटकता हुआ गुड, और फाइनल मतलब जो अपनी फाइनल लाइन में पहुंच चुका है। ठीक है, फाइनल गुड को हमने फर्दर क्लासिफाई किया।
ठीक है। फर्दर क्लासिफाई किया है किस में भाई, कंज्यूमर गुड में, कंज्यूमर गुड में और कैपिटल गुड में, कंज्यूमर गुड में और कैपिटल गुड में। अभी एक एक करके हम सब समझेंगे, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये सब क्या है, ठीक है। और एक कैटेगरी हमने बनाई थी यहाँ पे, इसको और बढ़िया से समझने के लिए, प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। फाइनल गुड्स के अंदर नहीं है, कंज्यूमर गुड जो है, कैपिटल गुड है, इन्हीं की एक कैटेगरी हमने और बनाई आगे जाके, उसको हमने बताया कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड की, ठीक है। चले आगे, तो भाई कर लो बातें ही करने आए, बातें करते करते सब सीख जाएंगे हम। तो भाई ये इंटरमीडिएट गुड क्या है? हाँ आपको पता है? अच्छा, आप बोल रहे हो कि मुझे सिखा दोगे, बहुत अच्छी बात है। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, ठीक है भाई। इंटरमीडिएट गुड है, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं तो ये है रॉ मटेरियल। क्या है ये? रॉ मटेरियल, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया है रॉ मटेरियल। कहाँ यूज आएगा रॉ मटेरियल? फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जब हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन तो हम उसे इंटरमीडिएट गुड कहते हैं, ठीक है। ओके भाई, और क्या बता सकते हैं भाई? ये पूरा का पूरा यूज्ड अप हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसका अस्तित्व नहीं बचेगा, ठीक है। इसका क्या होगा? अस्तित्व नहीं बचेगा। तो भाई अस्तित्व नहीं बचेगा तो ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूज्ड अप हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। और क्या बता सकती हूं मैं आपको इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, कि ये इसका जो कंजम्पशन है फाइनल कंजम्पशन है? नहीं, इसका कंजम्पशन फाइनल नहीं है, फाइनल गुड का फाइनल कंजम्पशन होगा। तो भैया ये क्या है? ये हमने बोला था कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स होंगे कंजम्पशन के लिए, ठीक है। कंजम्पशन गुड बोल दो, कंज्यूमर गुड्स बोल दो, ठीक है, जो कि ये फाइनल कंजम्पशन के लिए बने हैं। किसके लिए बने? फाइनल कंजम्पशन के लिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल बना दो भाई। आइसक्रीम, एग्जाम्पल मैंने लिया आइसक्रीम का, तो आइसक्रीम रेडी है, मैंने खा ली, आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है और मैंने खा ली, तो वो मेरा फाइनल कंजम्पशन हो गया, ठीक है। चलिए, जो इंटरमीडिएट गुड है वो बनता है रीसेल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड का क्या होता है? रीसेल होगा। उसको एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर को बेच दिया जाएगा, इसमें ऐसा कोई रीसेल वाला फंडा नहीं है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम यहां पे कैपिटल गुड की। कैपिटल गुड क्या है भाई? कैपिटल गुड भी फाइनल है। क्यों? क्योंकि इसको फाइनल प्रोड्यूसर यूज करेगा, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि मशीनरी, लेकिन ये चलनी लॉन्ग टाइम के लिए। एग्जाम्पल, चलनी ये लॉन्ग टाइम के लिए है और इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। तो भाई 2 पॉइंट और मुझे यहां पे समझ में आ गए कि क्या अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो देयर विल बी वैल्यू एडेड इन दिस, ठीक है। इसमें क्या होगा? वैल्यू एडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरमीडिएट गुड जो होंगे उनमें वैल्यू ऐड होता है, और यहां पे नो वैल्यू एडिशन, नो वैल्यू एडिशन, ठीक है। समझ में आ गई कि भाई मशीन बन गई, फाइनल प्रोडक्ट है मेरा, आइसक्रीम है, कंज्यूम कर ली, बात खत्म, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ठीक है। और क्या बात आ गई कि ये जो गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होंगे। मैम प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? भाई प्रोडक्शन बाउंड्री तो समझनी पड़ेगी। चलिए, तो पहले हम जान ले कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है। प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। तो भाई एक हमारा जो फाइनल गुड है या फाइनल कंज्यूमर गुड है वो है केक।
सबको पसंद है केक पेस्ट्री, है ना, ऐसा बनता है। मुझे तो बचपन वाला आता है बस कि भाई ये हमारा केक बन गया। यहाँ हम छोटे होते थे तो कैंडल लगा देते थे और बर्थडे कार्ड और बना देते थे, ठीक है। तो इसको हम बोल देते थे केक। और केक बनने से लेके वहां तक जो पहुंचेगा ये क्या है, ये तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। ये है हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री। ये क्या बना दी मैंने, प्रोडक्शन बाउंड्री। इसको मैं कह रही हूं प्रोडक्शन बाउंड्री। एंड केक एट आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री। कहां है, आउटसाइड। तो पहले ही सस्पेंस खोल के चल रही हूं, केक मेरा फाइनल गुड है। केक जो है वो मेरा फाइनल गुड है, लेकिन प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होगा। इसको खाएगा कौन, मैं खाऊंगी, आप खाएंगे, है ना, हम आप मिलके खा लेंगे उसको। तो भाई हुआ क्या, सबसे पहले तो इसके क्रॉप्स उगे हैं, ठीक है, वीट वगैरह उगा होगा। फिर क्रॉप्स उगने के बाद हमने उनको थ्रेशिंग वेशिंग की होगी। फिर हमने इसका फ्लावर बनाया होगा। फ्लावर बनाने के बाद हमने इसको बेकर वेकर को दिया होगा, ब्रेड ब्रेड केक वेक बनने के लिए, ठीक है, बेकिंग हुई होगी इसकी। बस क्या इतना ही नहीं, अभी भी इसके क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसके फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, जो क्रॉप्स है वो फॉर्म चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, फॉर्म जो है इसका चेंज हो रहा है। अब क्या हो गया, ये यहां तक तो बेकिंग हो गई, केक बन गया, केक बन गया। तो क्या केक पहुंच गया वहां, नहीं। जो केक बना है वो पहले होलसेलर के पास गया है, होलसेलर के पास वो रिटेलर के पास गया है। तो रिटेलर जो है ना वो टपक के बाहर जाएगा और वो इसे कंज्यूमर को देगा, तब ये बाउंड्री लाइन के बाहर आया है। तो जब तक एक गुड या सर्विस, जरूरी नहीं है हमेशा गुड्स ही हो, कमोडिटी, गुड और सर्विसेज दोनों, जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है वो इंटरमीडिएट गुड है। यानी क्रॉप्स इंटरमीडिएट गुड है, यस। फ्लावर जो है मैदा वो इंटरमीडिएट गुड है, यस। जब होलसेलर के पास केक पहुंचा है क्या वो इंटरमीडिएट गुड है, यस। जब तक वो फाइनल कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा, प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं की, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं, वो विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं, ठीक है। और जो फाइनल गुड्स होते हैं वो आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री। भाई आप लोग का पेन और नोटबुक रेडी है ना, आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं, ठीक है। डाउट हो तो कहां पूछोगे, ऐप पे पूछो, इजीली ऐप पे आपके पास डाउट सेक्शन है, वहां डाउट पूछो। हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, कौन से मैम, क्या नाम है टेलीग्राम, इजीली कॉमर्स, इजीली साइंस, हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं। आप वहां पे भी अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ये बात हो गई, और आगे चले। और कौन से हमारे यहाँ पे पॉइंट्स, भाई एक दो और हमारे पॉइंट्स जो है वो रह गए, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ रहे हैं, किसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो भाई ये वाले जो गुड्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, जिसको हम रॉ मटेरियल बोल रहे हैं, जैसे अगर हमें एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है मिल्क टी, ठीक है, मिल्क टी अगर बनाना है तो मिल्क टी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको मिल्क टी बनाने के लिए शुगर चाहिए, हमको टी लीव्स चाहिए, हमको, भाई मुझे तो जिंजर के बिना चाय नहीं अच्छी लगती, जिंजर चाहिए, किसी को कार्डमम भी चाहिए होगा, वाटर चाहिए और मिल्क चाहिए। तो ये सब जो है ना, दिस ऑल इज माई रॉ मटेरियल, इट इज माई इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। ये क्या है, ये तो मेरा फाइनल हो गया और ये मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, ठीक है। समझ में आई बात, ओके जी। चलो, तो यहां मैं क्या बताना चाहती हूं
कि मुझे चाय बनाने के लिए शुगर चाहिए, टी लीव्स चाहिए, जिंजर चाहिए, वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, इन सब की ना डिराइव्ड डिमांड है। इन सब की कौन सी डिमांड है? डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, इन सब की डिमांड क्या है? डिराइव्ड, कि भाई डिराइव हुई है, आई है, डायरेक्ट डिमांड नहीं है, डिराइव डिमांड है, किसी और गुड को बनाने के लिए ये चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइनल गुड्स की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है। वो कौन सी डिमांड होती है? वो डायरेक्ट डिमांड होती है। अंडरस्टूड? हाँ या ना? भाई समझ ही गए ना, डायरेक्ट डिमांड होती है फॉर फाइनल गुड्स की। एक और पॉइंट, नेशनल इनकम में नॉट इंक्लूडेड। नेशनल इनकम में हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड अनटिल एंड अनलेस हम उसको वैल्यू एडेड मेथड से कर रहे हैं। लेकिन नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम नहीं लेते और फाइनल गुड्स की वैल्यू हम लेते हैं। नेशनल इनकम में जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम में कंसिडर होता है, कंसिडर करते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ये सारे हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। ठीक है, आई बात समझ में? भाई आ गई। अब जरा सा थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। भाई एग्जाम्पल के साथ क्या समझना है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं कि भाई टैक्सी, ठीक है, एक कार है। आजकल आपने देखा होगा ना स्विफ्ट डिजायर, कार कौन सी है? स्विफ्ट डिजायर। ठीक है, स्विफ्ट डिजायर को बहुत लोग टैक्सी की तरह यूज करते हैं। तो ये कार जो है स्विफ्ट डिजायर, अगर ये इसके डीलर के पास है, ये इसके शोरूम में इसके डीलर के पास है। शोरूम में क्या है? स्विफ्ट डिजायर किसके पास है? डीलर के पास है। तो ये क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है? ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब यही स्विफ्ट डिजायर मैं यूज करती हूँ। ठीक है, कोमल मैम जो है उनके पास कौन सी कार है? कोमल मैम जो है ऑफिस आने जाने के लिए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए भी स्विफ्ट डिजायर यूज करती हैं। क्या यूज करती हैं? स्विफ्ट डिजायर यूज करती हैं। ठीक है, मान ली बात। चलो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए हमको स्विफ्ट डिजायर चाहिए, तो मैं भी स्विफ्ट डिजायर यूज कर रही हूँ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करने के लिए। ठीक है, और एक स्विफ्ट डिजायर यूज हो रही है एज अ कारपूल, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। ठीक है, या टैक्सी की तरह, और सिंपल बना देते हैं हम इसको हम यूज कर रहे हैं स्विफ्ट डिजायर को टैक्सी की तरह। ठीक है, सर्विसेज देने के लिए, एज अ सर्विस। तो अब चीज देखो, है तो वही स्विफ्ट डिजायर कार, लेकिन जब स्विफ्ट डिजायर कार डीलर शोरूम में बेचेगा तो वो उसके लिए क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि उसको तो फाइनल उसको पैसा मिल रहा है ना, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करती हूँ, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड है, फाइनल गुड है। प्लस ये मेरा फाइनल गुड तो है, साथ में ये मेरा कंज्यूमर गुड भी है, ये मेरा कंज्यूमर गुड भी है। ठीक है, और टैक्सी जो है वो फाइनल गुड तो है, फाइनल गुड तो है, लेकिन वो उसके साथ साथ क्या है? वो एक कैपिटल गुड भी है, कैपिटल गुड भी है जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, कैपिटल गुड यूज करके वो सर्विस देगा, सर्विस उसका फाइनल जो है उससे पैसे कमाएगा। तो क्योंकि टैक्सी का कोई फॉर्म चेंज नहीं हो रहा, टैक्सी ऑलरेडी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है, इसीलिए हम उसको फाइनल गुड की तरह कंसिडर कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब बात आती है डिफेंस गुड की। किसकी बात आ रही है भाई? डिफेंस गुड की बात करते हैं। ठीक है, तो डिफेंस गुड में क्या आ जाता है? तो डिफेंस के जो गुड्स हैं, डिफेंस गुड्स में हम क्या ले लेते हैं? मिसाइल होती है हमारे पास, ठीक है, बॉम्ब्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, ठीक है, और भी जो हथियार वगैरह है वो हम इंटरमीडिएट गुड लें कि फाइनल गुड लें, कैपिटल गुड लें? तो मिसाइल, बॉम्ब्स, टैंक्स जो है हम क्या लेते हैं?
इंटरमीडिएट गुड्स लेते हैं। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स लेते हैं? ये हम इंटरमीडिएट गुड्स ले रहे हैं, हम इनको इंटरमीडिएट गुड्स की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों यूज कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स की तरह? क्योंकि इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हमारा फाइनल गुड है, ये हमारा फाइनल है, लेकिन मिसाइल, बॉम्ब, टैंक्स, जो डिफेंस की चीजें हैं, ठीक है, ट्रक्स वगैरह यूज करते हैं हम, वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। तो हमको क्या दिमाग में रखना है? अगर मैं बोलूं कि मैंने पेपर परचेज किया है किसी पब्लिशिंग हाउस ने बुक्स बनाने के लिए, तो वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड है। स्कूल बस है बच्चों को छोड़ने के लिए, तो वो फाइनल है। भाई स्कूल बस जो है वो ऑलरेडी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है, बच्चों को ले जाने सर्विस दे रही है, फाइनल सर्विस दे रही है, तो वो इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल की कैटेगरी में आती है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ इंटरमीडिएट है कि फाइनल है, एंड गिव अ प्रॉपर रीजन। तो प्रॉपर रीजन में हम क्या रीजंस देते हैं कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है या अंदर है, वैल्यू ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, यूज्ड अप है, पूरा का पूरा यूज्ड अप कर लोगे उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। स्कूल बस क्या स्कूल बस ही तो है। अगर हम बस है, अब बस को आप पब्लिक बस बना रहे हो, स्कूल बस बना रहे हो, या अपने पर्सनल यूज के लिए, बहुत बड़ी फैमिली पर्सनल यूज के लिए रखा है, तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको यूज किस तरीके से कर रहे हैं फॉर क्लासिफाइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि हमारा कौन सा इंटरमीडिएट गुड है, कौन सा फाइनल गुड है। और फाइनल गुड के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरी है, कैपिटल गुड जिसको हम इन्वेस्टमेंट गुड भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो वो कैपिटल गुड में आ जाता है, ठीक है, जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी है वो कैपिटल गुड में आ जाता है। कंज्यूमर गुड्स जो हमारे ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे एसी, फैन, अभी यहाँ इस रूम में एसी चल रहा है, तो ये एसी मेरे लिए फाइनल गुड है, कंज्यूम कर रही हूँ, लेकिन सालों साल हमारे कंज्यूम होगा। घर में जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, कार्स हैं, वॉशिंग मशीन है, वो भी आपकी कंज्यूमर गुड्स है जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी है। ब्रेड है, एग्स है, वेजिटेबल्स है, फूड जो है वो ड्यूरेबल नहीं होते, पेरिशेबल होते हैं क्योंकि छोटी लाइफ है उनकी, वो भी हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। तो इस तरीके से हमने गुड्स को एंड यूज का ध्यान रख के क्लासिफाई किया है। थैंक यू सो मच। ये हो गई है आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास, जहां हमने क्या क्या पढ़ा भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स टपकी कहां से, और फिर हम चले गए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड के बारे में पढ़ा है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम अपने लेक्चर 2 में। टिल देन लर्न विद अ स्माइल।